दोस्तों नमस्कार। मैं हूं इस वक्त रायपुर में, और रायपुर ना सिर्फ देखने की जानने की एक बहुत खूबसूरत जगह है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है ये और बड़ा उभरता हुआ शहर है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, शिक्षक साथी हैं जो अपने अपने तरह से बहुत नायाब चीज़ें विद्यालयों में कर रहे हैं। और हम यहाँ पर SCRT आए तो हमें बहुत सारे अपने यहाँ पर दोस्त मिले, तो उन्हीं में से मैम एक हैं। और आइए उनका आपसे परिचय कराते हैं और जानते हैं उनके पास किस तरह की टेक्निक्स हैं और क्या उनके पास ऐसा है जो हम सब के सब अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने शिक्षण को बेहतर कर सकते हैं। मैम आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम, एक तो पूरा परिचय अपना दें, आप किस विद्यालय में पढ़ाते हैं और कब से आपने पढ़ाना शुरू किया? हाँ, मेरा नाम श्रीमती सुनीला फ्रैंकलिन है और मैं सहायक शिक्षक हूँ और मेरा स्कूल है शासकीय प्राथमिक शाला कचना, विकास खंड धरसीवां, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। जी। और आप सेवा में कब से हैं? मेरे को 20 साल हो गए सर। जी जी जी। तो 2 दहाई आपने यहाँ पर कर ली हैं। तो जब आपने ये अपनी सेवा शुरू की, तब आपकी शिक्षण को लेकर किस तरह की मान्यताएं थी? हाँ, पहले जब शुरू में आए, जॉब में आए तो लगता था कि माहौल कैसा होगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, इस तरीके का था। लेकिन कुछ टेक्निक्स तो हमने D.Ed और B.Ed के दौरान हमने देख लिया था कि बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना है, गतिविधि पे आधारित खेल में शिक्षण कराना है, ये तो हम जान लिए थे। लेकिन चूँकि अधिकांशतः पोस्टिंग ग्रामीण इलाकों में रही, तो वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में बच्चों का उपस्थिति जो रहना चाहिए एक नगण्य के समान ही रहता था। तो वहाँ पर आता था और इंटरेस्ट नहीं ले पाते थे बच्चे पढ़ाई लिखाई में। तो वहाँ पर चुनौती तो बहुत ही था कि बच्चों को हम किस आधार पे पढ़ाएं, कैसे बच्चों को हम स्कूल में ठहराव बना के रखें कि वो बच्चे साल भर उपस्थित रहे। अधिकांशतः जब पर्व आता है, त्यौहार आता है, तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं। तो इससे हमारा जो शैक्षणिक क्षेत्र में जो पढ़ाई का जो सेशन रहता है वो बच्चों को कवर कराने में भी बहुत मुश्किल होता था। तो जो इस तरह की ये पूरी परेशानियां हैं, जी, तो क्या इन परेशानियों ने आपको तोड़ा भी है? आपको लगा है कि नहीं बस बहुत हुआ, मुझसे ये नहीं होना, मैं ये छोड़ने जा रही हूँ? कभी ऐसा आया मन में ख्याल? नहीं, ऐसा मन तो नहीं आया कि अपन टूट जाएं या फिर कुछ कर न सके। तो लगा कि ये सब समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो सब समस्याओं और परेशानियों को दूर करने के लिए भी हमने समाधान ढूंढा कि हम बच्चों को किस प्रकार से शिक्षण कराएं, उनकी गतिविधियों पे आधारित कराएं, खेल में कराएं, उनको बाहर विजिट करा के कराएं, ताकि बच्चों में एक उत्साह और एक ललक, एक जिज्ञासा पैदा करें। तो ये सब चीज़ों को हमने अपने शिक्षण गतिविधियों में शामिल किया। तो आपने बहुत शुरू में जब आपने काम करना शुरू किया जी, तो सबसे शुरू में आपने कौन सी गतिविधि को अपनाया? अपने विद्यालय को किस तरह से बेहतर बनाया? आपकी शुरुआत कहाँ से होती है अच्छे पथ के ऊपर बढ़ने की, जिसकी एक तरह से आप आज उसकी मिसाल है अपने आप में? अब चूँकि जॉब में गए थे तो नया जॉब लगता है तो सबको उत्साह रहता है कि हम बहुत अच्छा करें, हम जिस पोस्ट पे हैं हम उस पद को, उस पोस्ट का मर्यादा और गरिमा को बनाए रखें। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा एक गीली मिट्टी के समान हैं, जिस माहौल में ढालेंगे वो उसी माहौल में ढल जाते हैं। तो हमने ये देखा कि बच्चों में उत्साह, ललक और बनाने के लिए उनमें गतिविधि, जैसे कि जिस प्रकार से मैं पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो पर्यावरण सब्जेक्ट में भी बहुत लोगों को पर्यावरण बोरस लगता है, नीरस लगता है। इसमें क्या होता है कि केवल उद्देश्य, मैं ये सोचती हूँ, मेरा ये मानना है कि केवल कोर्स कंप्लीट करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। उस कोर्स में जो बातें हैं वो बच्चों में आनी चाहिए, उसमें निहित होने चाहिए। तो आपके यहाँ किस तरह के बच्चों में होता है ये विषय? कब आ जाता है पर्यावरण विषय? पर्यावरण हमारे यहाँ तीसरी क्लास से आ जाता है, तीसरी से लेकर के 5वीं तक में रहता है, और वही पर्यावरण 6वीं कक्षा में वो सामाजिक विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या छत्तीसगढ़ में विषयवार अध्यापक हैं यहाँ पर? हाँ जी, विषयवार अध्यापक हैं, लेकिन हर अध्यापक में वो क्वालिटी है कि वो ऑल विषय को पढ़ा सकते हैं। जी जी जी। तो मतलब जब आपको लिया जाता है जॉब में, तो विषय के हिसाब से लिया जाता है, फिर आपको सारे विषय पढ़ाने लगेंगे, इस तरह से लिया जाता है? नहीं, विषय के हिसाब से भर्ती होती है यहाँ पर, लेकिन स्कूल में अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं है तो वहाँ पर जो शिक्षक अवेलेबल होते हैं वो इतने परिपक्व और ट्रेंड रहते हैं कि वो किसी भी विषय को पढ़ा सकते हैं। वैसे खैर मैम, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हरियाणा में 5वीं तक कोई विषय के अनुसार विभाजन नहीं होता। जी जी। हर एक अध्यापक हर एक विषय ही पढ़ाएगा, एक पूरी कक्षा
एक अध्यापक के पास पहली में आता है तो पांचवी जब पास होती है तो वही कक्षा उसके पास हमेशा रहती है। जी, जी। इस तरह चलता है। और आप बताएं कि आपने कौन सी ऐसी खास गतिविधियां अपने यहाँ पर की जिनको आप हम सबको बताना चाहें, जिसकी वजह से आपके बच्चों की उपस्थिति बढ़ी हो? कि मैं पर्यावरण, हिंदी और गणित में मैं शिक्षण अध्यापन, कक्षा अध्यापन करवाती हूँ। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ जैसे कि 5वीं में है, मैं पर्यावरण लेती हूँ कक्षा 5वीं में, तो गतिविधि है जिस प्रकार से है आपका धान का फसल, तो उसमें बच्चों को उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उनको स्कूल के पास में ही जो खेत है, हम वो खेत में ले जाके दिखाते हैं कि इस प्रकार से धान का, पहले उसको विस्तृत थ्योरिकल चीज़ बताते हैं कि किस प्रकार से धान बोवाई होता है, उसमें रोपाई करते हैं, फिर उसमें क्या बोलते हैं उसकी कटाई होती है, मिंजाई होती है, फिर वो कैसे वो धान के रूप में, फिर धान से फिर वो चावल के रूप में परिवर्तित होता है। तो धान की प्रक्रिया को समझाने के लिए पास के खेत में और मौसम के हिसाब से जब जिस समय ले जाते हैं तो रोपाई भी चलती रहती है, तरह लगने का काम भी चलता है, कटाई है तो कटाई। तो एक प्रोसेस को समझाने के लिए बाहर पर्यावरण, परिधन, आवरण, हमको स्कूल से बाहर चीज़ों को जानने के लिए बच्चों को क्लास के बाहर ले जाना है, ताकि उनका जो बच्चे जब देखते हैं तो उनका जो ज्ञान है स्थायी होता है। जी जी। केवल थ्योरी बस समझा देने से वो उनका ये ज्ञान स्थायी नहीं रहता। मैं ये ऐसा समझती हूँ। थ्योरी क्या है, कुछ बच्चे एक से कान से सुन रहे, दूसरे कान से, अब उनको डर भी रहता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो कुछ के में ध्यान भी नहीं रहता है। लेकिन क्या है, अगर हम वो बच्चे करके देखते हैं और उनको हम बाहर ले जाके दिखाते हैं तो वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और उनके पास उनका जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है कि हाँ ये प्रक्रिया इस प्रकार से है। जैसे पाठों में जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होता है उससे रिलेटेड जो है पर्यावरण में अधिकांशता बाहर है। जैसे कि एकत्र करो पाठ है, कलेक्ट करना है, सर्वे करो तो गांव का सर्वे करो, कच्चे मकान, पक्के मकान, ईंटे के मकान, खपरे वाले मकान, इस प्रकार के जो सर्वे करने का काम होता है। परिवार है कि क्या क्या मजदूरी करते हैं, कौन कौन से काम करने वाले होते हैं, तो इस प्रकार से ऐसे बाहर ले जा के करने से उनका ज्ञान ऐसा स्थायी होता है। तो उस प्रकार से जैसे ये तो हो गया पर्यावरण। हिंदी विषय में भी अब कोशिश करती हूँ कि अधिकांशतः मैं छोटी कक्षाओं को हिंदी में लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे भी बच्चों के साथ इस प्रकार से गतिविधि तो बच्चों के साथ कराने में मज़ा आता है। आवश्यकता पड़ने पर हम गतिविधि कराने के लिए, पाठों को समझाने के लिए और जो कविता कहानी को पढ़ाने के लिए हम बच्चों के साथ डांस भी कर लेते हैं, नाच भी लेते हैं। वो इस प्रकार से अभी पहली में मैंने पहली कक्षा लेना शुरू किया हुआ है, तो उसमें गतिविधि आधारित उन बच्चों को वर्ण, स्वर, व्यंजन ये सब सिखाना जरूरी है, उसके साथ साथ मात्राओं का ज्ञान। तो एक छोटा सा मेरे पास छत्तीसगढ़ी में, हमारी छत्तीसगढ़ की जो बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली है, उसमें मात्रा को उसको सिखाने के लिए मात्रा कैसे लगाया जाता है। हाँ, आप बताएं ना प्लीज। तो उस पर एक थोड़ा सा मैं एक गीत बनाना चाहूँगी। ये मैंने बच्चों को भी सिखाया है और बच्चे काफ़ी सीख गए हैं। तो विथ एक्शन कर करके बच्चे उसको ये करते हैं। तो मुझे बच्चों को मात्रा सिखाने में कोई खास परेशानी नहीं। छोटे या में कुछ नहीं, बड़े या में लठिया, बड़े या में लठिया, छोटे या में कुछ नहीं, बड़े या में लठिया, बड़े या में लठिया, छोटे ऊ में कुछ नहीं, बड़े ऊ में पूछिया, बड़े ऊ में पूछिया, बड़े ऊ में पूछिया, बड़े ऊ में पूछिया। इस प्रकार से एक्शन है। तो उसमें छोटे ई की मात्रा हम बताते हैं कि छोटे ई इधर सामने से लगेगा, आपका बड़ा ई सामने से लगेगा। उसी प्रकार से ओ की मात्रा में ऐसा और ओ की मात्रा में ऐसा एक्शन। तो वो इस प्रकार से वो एक्शन कर करके अपन बताते हैं, तो वो बच्चों को समझ में आएगा कि छोटा अ है तो छोटे अ में, अनार के अ में कोई भी मात्रा नहीं लगा है। तो बड़ा अ है, बड़ा अ है तो बड़े अ में लठिया, मीन्स छत्तीसगढ़ी में उसको डंडे को लठिया बोलते हैं। तो उसमें एक आ की मात्रा लगा हुआ है। ये इस प्रकार से उसको अपन बताते हैं कि उसी प्रकार ऊ है तो छोटा ऊ है और बड़ा ऊ में ऐसा पूंछ के समान हमने बड़ा ऊ में पूंछ लगा हुआ है, ये पहचान कराने के लिए उसको इस प्रकार से। अच्छा मिक्का, आप ये बताएं कि हमारे हरियाणा में तो क्योंकि वो राज्य छोटा है, ज़िले छोटे हैं, जी, तो घर के आसपास पोस्टिंग मिल जाता है। जी। तो आपका यहाँ पे राज्य भी बड़ा है और ज़िले भी बड़े हैं, तो आपकी जो शुरू की जो पोस्टिंग रही वो कितना दूर रही? शुरू की पोस्टिंग तो मेरी 70 किलोमीटर की थी। और कितना समय लगता था आपको वहाँ जाने में? 70 किलोमीटर जाने में मुझे 2.5 घंटे लगते थे और 2 बार बस बदलना पड़ता था। और कभी आप परेशान नहीं होते थे कि इतना लंबा सफ़र मैं क्यों करूं?
नहीं, ऐसा नहीं लगा। जॉब करना है, बच्चों को पढ़ाना है। अब हमने अपना जो जॉब करने का उद्देश्य लेके चले हैं, हमने अपने आप को आज बच्चों को के लिए समर्पित। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे तो पुलिस फोर्स में भी हैं और कुछ टीचर भी बन गए हैं। ओके। टीचर भी बन गए हैं लेटेस्ट, और कम से कम कुछ बालिकाएं भी हैं जो टीचिंग पोस्ट में हैं। कुछ की शादी हो गई है, कुछ के बच्चे भी हो गए हैं। चलिए, आप का एक तरह से कहेंगे तो टीचर का जो अपना कुल होता है ना, एक भरा पूरा कुल है एक तरह से। और मैम आखिर में कोई बात आप कहना चाहें सबको तो प्लीज़ मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, शिक्षा का कभी अंत नहीं होता। शिक्षा जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, और हम सब जीवन के हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ये जो हमारी जो प्रक्रिया है, बड़े बड़े शिक्षक विद्वान हैं, जानते रहते हैं, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बताऊंगी। लेकिन क्या है, इसमें मेरा एक खास कहने का एक मैसेज ये है कि अपने आप को थोड़ा सा बच्चों के प्रति समर्पित कर दें, और बच्चों को जो ज्ञान है वो स्थायी कर दें। थोड़ी छोटी कक्षाओं में हमें तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन वो जब बच्चे बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तब लगता है कि हाँ, ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं और हमारे सिखाए हुए बच्चे हैं। तो उनमें बच्चों के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ एक संस्कार भी होना ज़रूरी है, मैं ये समझती हूँ। जी, वाकई मैम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम शिक्षकों के ऊपर आती है। और मित्रों, हमने भी मैम अभी शाम को ही हमको मिले। असल में हम आज जो रायपुर का नया रायपुर जो है उसका रूप देखने गए थे, तो मैम यहाँ पर मिले। और वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे मिलते हैं तो आपको शुरू में प्रभावित करते हैं। तो मैम का भी जो अपने खुद के ऊपर विश्वास है उनकी बातों में झलकता है। इनके काम को लेके ख़ास तरह का जुनून जो इनके अंदर है वो सबको प्रभावित करता है। और मैं चाहूँगा कि हम सब के सब ये गुण तो अपने में धारण करें और कहीं एक नए विश्वास के साथ, नए भरोसे के साथ अपने काम में आगे बढ़ें। तो मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप यूं ही अपने काम में रत रहें। और बस यही निवेदन रहेगा आपसे। जी, नमस्कार। थैंक यू मैम।